जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है खनिज के बारे में। खनिज में हम लोग इससे पहले जो जो खनिज में जो कुछ वीडियो बताए गए हैं, कुछ वीडियो बनाए गए हैं, उसमें जो कुछ बताए गए हैं जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, सोना, चांदी, क्रोमियम हो गया, टिन हो गया, ये सभी के बारे में बात किए हैं। ठीक, तो आप लोग इससे पहले वीडियो पढ़े हुए हैं तो उनको देख लीजिएगा। और हम आज उसी से आगे चलते हुए और जितने महत्वपूर्ण धात्विक खनिज थे या धात्विक खनिज उसको देख लिए। आज हम थोड़ा नाभिकीय खनिज के बारे में देखते हैं। नाभिकीय खनिज मतलब मुख्य रूप से हम लोग यूरेनियम और थोरियम के बारे में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा जिरकोनियम के बारे में, ये सब थोड़ा देखेंगे। जिरकोनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, लिथियम, इसके बारे में देखेंगे। मतलब ये मुख्य रूप से स्वतः विखंडित नहीं होते, इसको किया जाता है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो हम लोग खनिज के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले कई सारे वीडियो हो चुके, मतलब कई सारे टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें नदियां हो गया, हिमालय हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, मैदान हो गया, इसके बाद जलवायु, मानसून, ये सभी टॉपिक हो चुके हैं। तो आप लोग देखिएगा, उनको भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो खनिज शुरू किया गया था उसको देखिएगा। उसमें लौह अयस्क से शुरू किया गया। मुख्य रूप से पहले बताया गया था खनिज क्या होता है। खनिज को दो भागों में डिवाइड किया गया। फिर इसके बाद लौह खनिज के बारे में, फिर इस लौह अयस्क के बारे में, लौह अयस्क के बारे में तांबा हो गया, फिर मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, सोना, चांदी, जस्ता, ये सब के बारे में, टिन के बारे में हम लोग बात किए। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा नाभिकीय खनिज के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कोयला, प्राकृतिक गैस, फिर पेट्रोलियम, फिर इसके बाद जैसे ये समाप्त होगा फिर हम लोग उद्योग के बारे में देख लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है? तो लगातार आप देखते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, रिदम भी बना रहेगा इसलिए। चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मतलब ये तो बहुत कम ही है नाभिकीय खनिज। नाभिकीय खनिज का प्रयोग मुख्य रूप से ऊर्जा के रूप में जो होता है, विश्व भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो एक टॉपिक आएगा जिसमें नाभिकीय संलयन और मतलब ब्रह्मांड आएगा। उसमें नाभिकीय संलयन हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। तो वहाँ पूरी तरीके से मतलब वहाँ पास पूरा है तो वहीं पास पूरा देखेंगे। आज हम थोड़ा नॉर्मल रूप से देखेंगे। तो नाभिकीय खनिज के बारे में हम लोग देखते हैं। नाभिकीय खनिज मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से क्या किया जाता है, ऊर्जा को, मतलब ऊर्जा के रूप में तो कोयला का भी प्रयोग किया जाता है। ये सबका प्रयोग किया ही जाता है। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है इसका। इसमें जो नाभिकीय खनिज में जो तत्व हैं उपस्थित है, जैसे यूरेनियम का नाम सुने होंगे। यूरेनियम को जब हम विखंडित करते हैं तो उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, मतलब बहुत सारी। तो ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो जितना कोयला को आप लेंगे, टन में लेंगे, इसको कुछ किलो में ही हो जाएगा। तो उसके बारे में हम कहें, जैसे अगर तत्व देखें कौन कौन से हैं खनिज के बारे में, तो यूरेनियम, मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम ये है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जो बेरिलियम का नाम सुने ही होंगे, जिरकोनियम का नाम भी सुने होंगे, लिथियम का नाम सुने होंगे, इत्यादि कर लीजिए। इस तरह जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यूरेनियम। ऊर्जा जो ज्यादा उत्पन्न किया जाता है यूरेनियम, क्योंकि ये स्वतः विखंडित होने वाला है। थोरियम स्वतः विखंडित नहीं होता। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो स्वतः विखंडित होते हैं या नहीं होते, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी देखें कोयला का भी प्रयोग, जैसे बिजली बनाने के लिए कोयला इस समय मतलब महत्वपूर्ण है। अब तो सौर ऊर्जा का प्रयोग भी होने लगा, मतलब ऐसे सोलर पैनल का प्रयोग हो रहा है, जल का प्रयोग हो रहा है और वायु का प्रयोग हो रहा है। ये सभी मुख्य रूप से है, लेकिन उसमें अभी भी कोयला महत्वपूर्ण तो निभाता है ये ऊर्जा के रूप में। उसी प्रकार क्या है,
नाभिकीय ऊर्जा में मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल है, उसके तहत ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नाभिकीय ऊर्जा ऐसे ही शुरू कर दिया जाए, ये एक प्रोटोकॉल संधि के द्वारा किया जाता है, लेकिन हाँ किया जाता है। लगभग सभी देश जो मुख्य रूप से हैं तो संधि होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि होती है, फिर इसके बाद ये होता है। संधियों के बारे में हम लोग बात करेंगे जब अंतरराष्ट्रीय संधि के मतलब इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे, उसमें ये टॉपिक है। तो कोई परेशानी तो नहीं, इतना लिख लेंगे। तत्व है कौन कौन से, यूरेनियम और थोरियम, यही दो मुख्य रूप से। यूरेनियम को याद रखिएगा, एक है थोरियम, और ये सब तो इधर उधर छिटपुट तरीके से हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए अब आगे देखें, थोड़ा सा इसका क्षेत्र देख रहे, जैसे पिच ब्लेड देखेंगे तो इसका है अयस्क है। अयस्क का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई भी तत्व जो पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है वो शुद्ध रूप में तो होता नहीं है, शुद्ध रूप में कोई भी तत्व नहीं होता। वो क्या होता है, जब उससे बाहर आता है उसमें कई सारी अशुद्धियां होती, बाद में अशुद्धियां निकालकर हम प्राप्त करते। जैसे आप मैग्नीज के बारे में देख लीजिए, मैग्नीज जब लिया गया था तो पायरोलुसाइड जैसे, ब्रोनाइड जैसे, साइलोमैलिन हो गए, ये सभी क्या थे, ये मुख्य रूप से नीचे पाए जाने वाले क्या है, अयस्क हैं, जिसमें अशुद्धियां, जब इसमें अशुद्धियां थी तब अशुद्धियां बाहर निकाला गया था, तो उस अशुद्धियों को निकाल के मैग्नीज इससे प्राप्त होता है, जिसमें मैग्नाइट हो गया, Mn2O3 हो गया, ये सब बात किया गया, पहले बात हो चुकी है इससे पहले, मतलब जब वीडियो पढ़े उसमें बात हुई है। तो नाभिकीय खनिज में ये तत्व मुख्य रूप से है, जिसमें यूरेनियम और थोरियम महत्वपूर्ण है, कोई परेशानी नहीं, इनसे ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। रफ करें, चलिए तो क्षेत्र देख ले, यूरेनियम का क्षेत्र देख लेते हैं, यूरेनियम का क्षेत्र, फिर इसके बाद थोरियम का क्षेत्र देख लेते हैं। यूरेनियम विखंडित होता है, स्वतः विखंडित होता है। जब ये स्वतः विखंडित होता है तो इसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार क्या हो जाता है, अलग होता है। तो यूरेनियम किस क्षेत्र में देखते हैं कि इसका जो भंडार क्षेत्र है वो क्या है। बिहार जानते हैं, बिहार का गया वाला क्षेत्र, बिहार का गया, बिहार का जो गया है, बिहार ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र बिहार का है, उसी के नीचे झारखंड है। तो झारखंड में जो होगा, इसका कई बार नाम सुन चुके हैं, सिंहभूम जिला नाम सुने हैं, झारखंड में सिंहभूम जिला, मुख्य रूप से जादूगौड़ा हो गया, यहाँ जो क्षेत्र है जादूगौड़ा वाला क्षेत्र। तो झारखंड में सिंहभूम जिला, झारखंड में सिंहभूम जिला कई बार आया, ठीक। जैसे ये हो गया राजस्थान का जो ये उदयपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पास आप देखेंगे झारखंड का ये वाला क्षेत्र हो गया, बिहार का गया वाला क्षेत्र हो गया, बिहार का गया वाला क्षेत्र। तो आप देखेंगे तो आप राजस्थान का जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, आप कई बार सुन चुके हैं उदयपुर का भी नाम, उदयपुर जिला, सीकर जिला, राजस्थान में ही। तो ये सभी क्षेत्र में यहाँ पास पाया जाता है। और खासी पहाड़ी पर आप देखेंगे यहाँ पास पाया जाता है, खासी पहाड़ी, लिख लीजिए, इसको सब लिख लीजिए, खासी पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ली, आंध्र प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है जो तुम्मलापल्ली वाला, वहां से तुम्मलापल्ली। तो खासी पहाड़ी आंध्र प्रदेश, तुम्मलापल्ली केरल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अभी हम इसको अलग से लिखा दे रहे हैं, वहां मोनाजाइट जो बालू है वहां पाया जाता है। तो बिहार का गया, झारखंड का सिंहभूम जिला, राजस्थान का उदयपुर जिला, सीकर जिला, खासी पहाड़ी, आंध्र प्रदेश का तुम्मलापल्ली, केरल वाला क्षेत्र जो है केरल राज्य
ये है केरल राज्य। सब आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग राज्य के बारे में तो जानते ही हैं, बिहार भी जानते ही हैं। ये बिहार वाला क्षेत्र यहाँ पास, उसी के नीचे क्या है, झारखंड वाला क्षेत्र है। और कौन सा, राजस्थान का तो ये क्षेत्र दिख ही रहे हैं। इसके बाद क्या है, खासी पहाड़ी वो वहाँ ऊपर है। और आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये है। और केरल राज्य है ये किनारे वाला, आंध्र प्रदेश ये वाला क्षेत्र से लेकर इधर किनारे साइड गया, फिर इसी के ऊपर इधर है आंध्र प्रदेश, वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये वाला क्षेत्र है। केरल राज्य किनारे वाला क्षेत्र, ये नीचे वाला जो किनारे वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये है केरल। तो ये वाले क्षेत्र में यूरेनियम मुख्य रूप से पाया जाता है। कोई परेशानी तो नहीं, इसमें ऊर्जा बहुत निकलती है। अगर आप 1 किलो ले लेंगे, 1 किलो एनर्जी लगभग 25 लाख के आसपास, 25 लाख कोयला की बात हो रही है यहाँ पास। तो अगर इतना रहेगा, इतनी ऊर्जा निकलती है, जितना हम उतना यूज करेंगे, कोयला यूज करेंगे उतना, 1 किलो अगर यूरेनियम यूज कर लिए तो काफी हो जाता है। तो इतना ऊर्जा निकलता है, तो इसलिए यूरेनियम महत्वपूर्ण है। कोई परेशानी नहीं, आगे चलिए इसका एक पॉइंट लिखना है, क्या लिखेंगे अभी लिखवा दे रहे हैं, इसको रफ करें। चलिए, जो केरल है, नाम सुने होंगे, मोनाजाइट बालू का नाम तो सुने ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सुने। दूसरा बिंदु क्या है, जो मोनाजाइट बालू में, मोनाजाइट बालू में इसके निक्षेप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, निक्षेप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। निक्षेप पाए जाते हैं, लिखिए, मतलब आंध्र प्रदेश में ज्यादा निकाला जाता है। भंडार स्थित है आंध्र प्रदेश में, जो भंडार है स्थित है, फिर झारखंड में स्थित है। तो निक्षेप पाए जाते हैं। और ये मोनाजाइट जो बालू है वो कहाँ है, केरल का जो पश्चिमी वाला भाग है, केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है। मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा मोनाजाइट बालू है वो केरल के पश्चिमी वाले किनारे, केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है, पश्चिमी किनारा जो है आप देखेंगे, ये आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र है केरल का। तो मोनाजाइट बालू इसके पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है। तो जो केरल है, केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है, उसमें ही पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में यूरेनियम भी पाया जाता है, थोरियम भी पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम अधिक मात्रा में होता है। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, तो मोनाजाइट बालू में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाता है। तो जब केरल में मोनाजाइट बालू पाया जाएगा तो केरल में क्या पाया जाएगा, यूरेनियम पाया जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं, आगे चलिए तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे क्या है, जैसे यूरेनियम है, विश्व का लगभग 2% भारत उत्पादन करता है। विश्व का मतलब जितना भी यूरेनियम उत्पादन होता है उसका 2% भारत उत्पादित करता है। तो भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है। भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है, 2% उत्पादन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए हो गया, रूस हो गया, ये सभी करते हैं। और भारत भी उसमें सम्मिलित है जिसमें 2% उत्पादन करता है। मतलब भारत है बाहर से, जैसे अमेरिका के साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, और अमेरिका के साथ ही नहीं, विश्व स्तर पर यूरेनियम को लेकर, यूरेनियम के प्रयोग के लेकर उससे ऊर्जा जो बनाया जाता है, इस प्रकार जो खतरनाक पदार्थ होते हैं
जिससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है, उसके लिए अलग अलग संधियाँ होती हैं। इसी आधार पर यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और उस यूरेनियम का प्रयोग ऊर्जा के लिए ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग मतलब उसका खतरनाक प्रयोग किया जाए किसी आतंकवाद के रूप में या ऐसे। तो इसीलिए संधि उंधि होती है, पूरा निरीक्षण होता है कि हम प्रयोग, जैसे यूरेनियम मिला तो उस यूरेनियम का उपयोग हम वास्तव में ऊर्जा बनाने के लिए कर रहे हैं या नहीं। इसमें मतलब ये सभी प्रोटोकॉल के अंदर ही हम लोग जो ऊर्जा बनाया जाता है, भारत में जो ऊर्जा बनाया जाता है, मतलब भारत में ही नहीं कहीं, मतलब कुछ ही देश जो मतलब महत्वपूर्ण है उन्हीं पर ये प्रोटोकॉल कम ही लगता है। लेकिन जो बाद के देश हैं जहाँ पास बाद में ये सब बनाया जाने लगा ऊर्जा, तो उन सब में ये प्रोटोकॉल सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो मोनोजाइट बालू में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। केरल में मोनोजाइट बालू पाया जाता है। जब पाया जाएगा तो वहां भी पाया जाएगा। भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है, मतलब सबसे ज्यादा। जैसे आप देखेंगे कजाकिस्तान देखेंगे लगभग विश्व का 45% उत्पादित करता है यूरेनियम का। फिर कनाडा देखेंगे तो 12-13% वो करता है। इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया देखेंगे वो भी 10-12% करता है। तो ये ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो उसमें भारत भी सम्मिलित है जिसमें 2% उत्पादन करता है। कोई परेशानी तो नहीं, चले। और यूरेनियम को पहले बताया गया कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। जैसे आप 1 किलो इसको ले लेंगे तो 25 लाख अगर आप कोयला लेंगे, ठीक है, तो आप जब इतना लेंगे 25 लाख किलो की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कोयला लेंगे तो उतना जितना 25 लाख कोयला को एक तरफ रख लीजिए और एक तरफ किलो केजी का रहेगा और एक तरफ यूरेनियम 1 किलो रख लीजिए। अगर ये दोनों को देखेंगे तो समान ऊर्जा होगी। तो आप जानते हैं कि 1 किलो यूरेनियम में इतना ऊर्जा हो जा रहा है जितना कोयला को 25 लाख करना पड़ता है। तो ये बड़ी बात है कि यूरेनियम महत्वपूर्ण है ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है इसका, वैसे शक्ति के रूप में भी प्रयोग होता है। सभी लोग ये रहता है कि सभी देश इसके लिए ऊर्जा बनाते हैं, फिर उसका जैसे युद्ध में प्रयोग करते हैं। इस कारणवश कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कोई परेशानी तो नहीं, ठीक, आगे चलिए। जैसे नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जो ऊर्जा मिलती है हमको वो मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन द्वारा, जो भी बिंदु हो, तीसरा चौथा जो भी हो लिख लीजिएगा। तो नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है का मतलब यह हुआ कि 1-2 क्रिया होती है। हम नॉर्मल रूप से देख लेते हैं, संपूर्ण नहीं देखेंगे, समझने के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन 2 होता है, ठीक है, दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन का मतलब एक बड़ा अणु होता है, तत्व होता है, उसको क्या करते हैं हम 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित कर देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो वो ऊर्जा निकलती है, उसमें यूरेनियम भी शामिल है। जब यूरेनियम को तोड़ा जाता है 2 या 2 से अधिक तत्वों में, तब बहुत ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, तब एक तत्व बनाते हैं, फिर उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम के अणु मिलते, कार्बन भी मिलते हैं। जब कार्बन भी मिलते हैं तब भी ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम में हाइड्रोजन बनेगा, हीलियम के तत्व, हीलियम का जो नाभिक होता है वो बन जाता है, तो ऊर्जा हो जाती है। ऊर्जा मतलब उत्पन्न हो जाती है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा भी ऊर्जा होती है, नाभिकीय विखंडन द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय विखंडन में एक तत्व को 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित किया जाएगा। दूसरा जो नाभिकीय संलयन होगा उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे और फिर एक क्या बनाएगा, तब ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। जब मिलेंगे तो नाभिकीय संलयन होगा, जब एक ही तत्व को 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड कर देंगे तो वो नाभिकीय विखंडन होगा। तो यूरेनियम नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम द्वारा अगर ऊर्जा प्राप्त होगा तो वो नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त होगा, कोई परेशानी नहीं। और इसमें से स्वतः भी ऊर्जा निकलती रहती है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। सूर्य में देखेंगे, सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है, कोई परेशानी तो नहीं, इतना समझ में है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए रफ करें, यूरेनियम इतना ही था। हम इसके बारे में सभी संधियों के बारे में नहीं देख रहे हैं कि ऊर्जा प्रयोग होता है तो उसके जो अलग अलग संधियां हुई उसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
चलिए हम लोग बताएं कि जितना महत्वपूर्ण यहाँ पास होगा, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ पास जितना भी महत्वपूर्ण होगा उतना देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे। इसके अगर अयस्क लिखना होता तो आप लोग पिचब्लेट के नाम सुने होंगे, वो लिख लीजिए, पिचब्लेट हो गया उसको लिख लीजिएगा, इसके अयस्क है यूरेनियम के। चलिए एक थोरियनेट है, थोरियनेट अभी थोरियम का है, तो इसके जो यूरेनियम का अयस्क लिखेंगे उससे पिचब्लेट लिख लीजिएगा। ठीक, थोरियम, थोरियम में क्या है, ये भी एक नाभिकीय तत्व है, नाभिकीय ऊर्जा वाला तत्व है। ठीक है, तो इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होता है, परंतु ये स्वतः विखंडित नहीं होता, स्वतः विखंडित। यूरेनियम स्वतः विखंडित होता है लेकिन ये स्वतः विखंडित नहीं होता। इससे ऊर्जा प्राप्त होगी लेकिन ये स्वतः विखंडित नहीं होगा, इसको विखंडित किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रकृति में चलता रहता है। नाभिकीय विखंडन द्वारा जो हम मनुष्य है जो कृत्रिम रूप से विखंडित किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर यही होता है कि नाभिकीय विखंडन जो होता है वो कृत्रिम रूप से ही होता है। ठीक है, ठीक। दूसरा, ये क्षेत्र वही मोनाजाइट जैसे बालू है ना, मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, ये भी मोनाजाइट बालू में 10% लगभग मिलता है, 10%। मोनाजाइट बालू में 10%। इसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में, झारखंड, झारखंड क्या होगा, झारखंड और राजस्थान, बस इतना लिख लीजिए, इत्यादि में भी क्या होता है, वहां से ये भाई क्या प्राप्त होता है, थोरियम प्राप्त होता है। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा में होता है और मोनाजाइट बालू में 10%। मोनाजाइट बालू जो मानते हैं ये वाला केरल वाला क्षेत्र में पाया जाता है, तो मोनाजाइट बालू में 10%, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान इत्यादि, इत्यादि का मतलब और थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक, तो ये था थोरियम के बारे में, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगी, इसमें भी कोई परेशानी तो नहीं होगी। चलिए, तो नाभिकीय खनिज में केवल यही देखिए, और जो भी बताए गए थे, बेरिलियम ये भी इसी प्रकार है, और जिरकोनियम हो गया ये भी इसी प्रकार है, लिथियम ये भी इसी प्रकार है। तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो इसी रूप में प्राप्त होगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में भारत में होता है, इसलिए उसके बारे में देख नहीं रहे। तो जो यूरेनियम के बारे में मुख्य रूप से याद रखिएगा। ठीक, इसका जो अयस्क अगर लिखना चाहें, इसका एक अयस्क है, क्या लिखें, इसका अयस्क लिखना हो तो तीसरा बिंदु लिख लीजिए, थोरियनेट, थोरियनेट इसका अयस्क है। ठीक है, अयस्क का मतलब आपको 50 बार बता दिया गया है। क्या होता है अयस्क, वो होता है जब पृथ्वी से कोई पदार्थ शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता, उसमें अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, तो वो जो अशुद्धियां के साथ जो खनिज मिलता है उसे ही अयस्क कहते हैं। जब वो अशुद्धियां निकल जाती है तब हमको शुद्ध रूप से खनिज प्राप्त होता है, उसमें थोरियनेट है, थोरियनेट से थोरियम प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिचब्लेट है जिससे यूरेनियम प्राप्त होता है। कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आए। ठीक, आज केवल इतना ही, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इतना ही देख लीजिएगा। अब नाभिकीय खनिज ये हो गया, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, नाभिकीय खनिज हो गया है। अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा में हम लोग जो देखेंगे ऊर्जा संसाधन में, तो एक वाणिज्यिक ऊर्जा और एक गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, ये मुख्य रूप से उपयोग के आधार पर बता रहे हैं। नहीं, वैसे तो प्रकृति के आधार पर तो 2 प्रकार के हैं, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अनवीकरणीय ऊर्जा। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोयला जिसमें सम्मिलित है, पेट्रोलियम हो गया, और हमारा प्राकृतिक गैस, और इसके बाद जो वायु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, पवन से, तो जल के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, जैसे ही ये समाप्त होगा फिर हम उद्योगों के बारे में देखेंगे, जैसे उद्योग समाप्त होगा फिर परिवहन के बारे में हम लोग आएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे। ठीक, चलिए इतना लिख लीजिएगा, कैसा लगा बताइएगा, हम लोग मिलेंगे कल। ओके।